हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका एसएससी अड्डा 24/7 चैनल पे। तो आज सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास में क्या क्या हम लोग बेहतर और क्या बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं क्लास की शुरुआत करूं और क्लास के आज के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होंगे। रीज़न है कि हम लोगों ने कल क्लास नहीं कर पाए थे। ऐसा नहीं है कि कल हम मतलब कि थे नहीं, थे ज़रूर कल भी हम, लेकिन हुआ यूँ था कि कुछ इश्यूज़ आ गए थे टेक्निकल टाइप के, इस वजह से कल की क्लास नहीं हो पाई थी। तो मैंने कल के भी क्वेश्चंस आज के भी क्वेश्चंस दोनों एक साथ कर दिए हैं, वो कल के भी और आज के भी दोनों को एक साथ कर दिया और आज आपके क्वेश्चंस के सामने उन क्वेश्चंस को ले आया। तो सबसे पहले वही बात कि वेलकम, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा परिवार के साथ। और थॉट ऑफ द डे के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि थॉट ऑफ द डे क्या है, किस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है ना। थॉट ऑफ द डे में क्या है और किस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले हम सभी को ये पता है कि आज 14 फरवरी है और पुलवामा में आज के दिन एक बहुत यूँ कहें कि ऐसी दुर्घटना हुई जो शायद जब तक भारत का इतिहास रहेगा तब तक उसे याद किया जाएगा कि ऐसा दुर्घटना भी हुआ था। तो निश्चित तौर पे ऐसी दोबारा कभी दुर्घटनाएं न हों, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। और आज फिर से अपने देश के उन शहीद जवानों को एक नमन करते हैं कि आप हैं तो हम हैं। तो अपने देश के जितने भी वीर शहीद हुए, पुलवामा अटैक सहित जितने 62 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 72 का युद्ध हो या 99 कारगिल का युद्ध हो, उन सभी लोगों को नमन। और यही कहा जा सकता है कि यार हमारी सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है और सर्वश्रेष्ठ है। चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा, कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर पाएंगे आज, ठीक है ना। किस किस तरीके के क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। तो एक बार सभी सैनिकों के नाम पे हम लोग लिखेंगे जय हिंद। चलिए जय हिंद का कमेंट करिएगा सभी लोग, जितने भी हमारे दोस्त हैं सभी लोग जय हिंद का कमेंट करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक श्रद्धांजलि और एक याद उनके प्रति हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो ओके, चला जाए अब पहले क्वेश्चंस पे बढ़ा जाए, पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए। चलिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अभी अभी एक कि किस कौन कौन सी विमानें हैं जो सुरक्षित हैं। आपने देखा था कि हाल फिलहाल में कई ऐसी विमानें रहीं जो क्रैश भी हुई। उनमें से हमारे देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत जी भी एक इसी तरीके के विमान हादसे के शिकार हुए थे, लेकिन रैंकिंग आई है 55वां। तो विमानन सुरक्षा रैंकिंग, ये सुरक्षा होगा, ठीक है ना। विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत को वैश्विक रूप से मिला है 55वां स्थान। और जरा देखते हैं, विमानन सुरक्षा में 112वें स्थान से सीधे 55वें स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सिटी विमानन संगठन है, जिसे आप ICAO कहते हैं, वो इन आंकड़ों को जारी करता है, ठीक है ना। ICAO के यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम के तहत, निगरानी दृष्टिकोण के तहत भारत में 9 से 16 नवंबर 2022 तक समन्वित सत्यापन आधारित शुरू किया गया था। ये मतलब 9 से 16 नवंबर 2022 तक ये रैंकिंग का कार्यक्रम चला, ठीक है ना। तो उसमें पाया गया कि भारत 55वें स्थान पे है, भारत की सुरक्षा। अगला पॉइंट, रमेश बैस को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। रमेश बैस जी को राज्यपाल बनाया गया है महाराष्ट्र का, क्योंकि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्होंने अपनी स्वतः की इच्छा जाहिर की थी कि मुझे क्या चाहिए, रिटायरमेंट चाहिए या मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, उनके इस्तीफे के मंजूर होने के बाद रमेश बैस जी को क्या किया गया है, वहां का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को साल 2019 में महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उससे पहले कोश्यारी जी जो कि महाराष्ट्र से हटे हैं, नैनीताल के सांसद भी रह चुके हैं। रमेश बैस अभी तक झारखंड के राज्यपाल थे।
अगला पॉइंट, हिमाचल निकेतन की स्थापना हाल ही में किस स्थान पे की गई है? हिमाचल निकेतन, आपको याद हो तो आज से कुछ दिन पहले इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि दिल्ली में हर राज्य का अपना भवन है, जैसे उत्तर प्रदेश भवन, ठीक है ना, उसे संगम भवन कहते हैं। उसी तरह राजस्थान वाला करंट अफेयर में क्वेश्चन बना था कि जोधपुर भवन के अंदर एक पार्क लगाया गया, तो राजस्थान की सचिव ने लगाया था। उसी तरह हिमाचल निकेतन की शुरुआत हो रही है दिल्ली में, ठीक है ना। जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने हिमाचल निकेतन की शुरुआत की है दिल्ली में, कि अब दिल्ली में हमारा एक हिमाचल निकेतन रहेगा। एक्चुअली हर राज्य का अपना एक भवन दिल्ली में मौजूद है, तो हिमाचल प्रदेश का हो गया हिमाचल निकेतन। हिमाचल निकेतन की बिल्डिंग की निर्माण की नींव रखी, और ये कहां बन रहा है? द्वारिका में, ठीक है ना। ये कहां बन रहा है? द्वारिका में। दिल्ली के द्वारिका में 57.72 करोड़ रुपए की लागत से ये 5 मंजिला हिमाचल निकेतन बनाया जाएगा। निकेतन में 2 VIP कमरों के अलावा विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए 36 सामान्य कमरे होंगे और 40 अन्य सामान्य कमरे भी होंगे। मतलब अगर हिमाचल प्रदेश के लड़के लड़कियां रहेंगे तो वो आकर के इनमें रह पाएंगे, और उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, निश्चित तौर पे उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे और उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, ये निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया गया है? आज क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम है, क्योंकि उतने 1 घंटे में कवर हो नहीं पाएंगे। आपने देखा था कि कल मैं किन्हीं वजहों से क्लास नहीं ले पाया था। बताएगा, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? तो फैमिली ID पोर्टल ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा किया कि हम यूपी के हर फैमिली का एक ID पोर्टल लॉन्च करेंगे। अगर आप देखें तो इसी तरीके का मध्य प्रदेश में भी चलता, हर राज्य का अपना लगभग है। जैसे मध्य प्रदेश में जाएंगे तो एक होती है समग्र ID, ठीक है ना, वो उनके पूरे परिवार का ब्यौरा उसमें होता है। तो जो ये फैमिली ID पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार लॉन्च कर रही है, उसमें उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य का उम्रवार ब्यौरा आपको मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में उनको शामिल करने का एक बढ़िया अवसर भी आएगा। और फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी, ठीक है ना, वन फैमिली वन आइडेंटिटी प्लान के तहत इसे लॉन्च किया जा रहा है। तो अब आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार से ABK प्रसाद को सम्मानित किया गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ठीक है ना। आज के क्वेश्चन थोड़े से मैं जल्दी लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2-3 दिन के हो गए हैं तो ज्यादा हैं, कल मेरी क्लास नहीं चल पाई थी। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार से ABK प्रसाद को सम्मानित किया गया। सर ABK प्रसाद जर्नलिज्म से रिलेटेड है, ये हैं आपके ABK प्रसाद, विश्व के प्रसिद्ध पत्रकारों में से एक हैं। इन्होंने जर्नलिज्म के क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड प्राप्त किए हैं, और अब एक नया जुड़ गया, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023। तो 2023 में इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने, ABK प्रसाद ने नहीं। और सती प्रथा को समाप्त करने का भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल लीजेंड के नाम पर पुरस्कार प्रदान करती है। तो ये पुरस्कार जो ABK प्रसाद को मिला है, ABK प्रसाद को मिला है, वो किस संस्था के द्वारा दिया गया है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI के द्वारा दिया गया है। क्लियर है? तो ये पत्रकारिता के फील्ड से हैं ABK प्रसाद। थॉमस अल्वा एडिशन, सभी को पता है कि भाई कितना बड़ा नाम है थॉमस अल्वा एडिशन। किस दिन मनाई गई? 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी या 12 फरवरी? हम लोग फेमस लोग के, ठीक है ना। देखो एक लड़के हैं योगेश कुमार, कह रहे हैं कि सर मेरी देखो लाइव में तुम लोग को ये बात बता रहा हूं, वो लिख क्या रहे हैं कि सर आप कमेंट नहीं पढ़ते हो, पेड बैच में आपकी क्लास नहीं हो रही है। इसमें 500, 800, 1000 स्टूडेंट होंगे, और तुम लोग की जानकारी के लिए जो लोग मेरे पेड बैच से नहीं है वो भी जान लो, कल दोपहर में 1 बजे और शाम में 3 बजे ये दोनों क्लास मैंने लिया है। मेरे दिन में 2 लग रही हैं, दोनों मैंने लिया है। तो ये आप ऐसे हो योगेश कि आप क्लास ढूंढ ही नहीं पाते होगे, मतलब देख ही नहीं पाते होगे कब चल रही। बल्कि 1 बजे वाली तो मैंने पेड पे भी ली और YouTube पे भी ली थी, ये दोनों पे कल की चली थी।
लेकिन स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो 2-4 लोग हैं वो थोड़ी टेक्निकली एडवांस नहीं हैं, मतलब उनको पता ही नहीं चला कि क्लास कहाँ चली, जबकि कल 1 बजे और 3 बजे मेरे हर पेड का स्टूडेंट जानता होगा कि मेरी क्लास चली थी और आज भी चलेगी, यही मेरा टाइमिंग है। लेकिन अब क्या ही कहा जाए, ठीक है, अब उसके लिए क्या ही कह सकते हैं, हो गया। थॉमस अल्वा एडिशन की जयंती, थॉमस अल्वा एडिशन की जयंती 11 फरवरी को मनाई गई, ठीक है ना, 11 फरवरी को मनाई गई थॉमस अल्वा एडिशन की जयंती। ये हैं आपके थॉमस अल्वा एडिशन, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था, अमेरिका के ओहियो के मिलान में हुआ था, ठीक है ना। इनके पास 1093 विषयों का पेटेंट है, पेटेंट मतलब रजिस्टर्ड है कि यही उसको क्या किए हैं, इन्वेंट किए हैं, ठीक है ना। इन्होंने फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा और इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब की शुरुआत की थी। सबसे इनका क्रांतिकारी जो है वो है इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। 1881 ईस्वी में ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था, ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। आपको एडिशन के बारे में एक अच्छी सी वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक के बारे में एक अच्छी सी कहानी बताता हूं। हुआ क्या था कि जिस समय एडिसन साहब अपने प्रयोग कर रहे थे, तो ये करते क्या थे कि प्रयोग में दिन भर लगे रहते थे और उस दौरान इनको ये पता ही नहीं चलता था, जैसा कि इनकी पत्नी ने अपनी किताब में बताया कि कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है। तो ये इनको कुछ भी इनकी पत्नी प्रयोग के दौरान खाने को देती थी, ये उसकी तरफ देखते भी नहीं थे, अपने काम में लगे रहते थे, उठा के ऐसे खा लिया और फिर उधर ही ऐसे हाथ वाथ धुल के छोड़ देते थे, एडिशन। तो इनकी पत्नी ने कहा कि मेरे मन में आया कि मैं भी इनके ऊपर एक प्रयोग कर दूं, और उन्होंने एडिशन के खाने में नमक डालना कुछ दिन बंद कर दिया। और वो खाना आता था, एडिशन अपने काम में इतने लगे रहते थे, थॉमस अल्वा एडिशन उस बिना नमक की दाल सब्जी को भी खा लेते थे, और खाने के बाद कुछ नहीं, हाथ धुल लिया और अपने काम में लगे रहे। ऐसा इनकी पत्नी ने इनके साथ लगातार कई दिनों तक बिना नमक का खाना इनको दिया, और एडिशन चुपचाप खा लेते थे, खा लेते थे, खा लेते थे। समय के बाद, ठीक है ना, एक समय बीता और कुछ दिनों बाद जब एडिशन का वो प्रयोग सफल हो गया, अगले दिन एडिशन बैठ के खा रहे थे, तो जैसे ही पहला निवाला खाया, इन्होंने बोला न दाल में नमक है न सब्जी में नमक है, क्या खाना आजकल तुम बना रही हो, कोई तुम्हें सेंस ही नहीं है कि नमक ही नहीं डाल रही हो खाने में। इनकी पत्नी ने कहा आज आपको समझ में आ रहा है, मैं पिछले कई दिनों से जितने दिन आपने खाने खाए हैं, ये चार्ट लगा है, ये डेट लगा है, जिस पे टिक है उस दिन आपके खाने में नमक नहीं था। और एडिशन को सुन के आश्चर्य हुआ कि वास्तव में इतने दिन से नमक नहीं खा पाया। तो उनकी पत्नी ने कहा नहीं, नमक का भी सोर्स आपको मैंने अन्य माध्यमों से दिया, जैसे फल पे नमक काट करके रख करके दे दिया, या नमक और पानी का घोल आपको पिला दिया, लेकिन खाने में नमक नहीं डाली। इसे कहते हैं डेडिकेशन, इसे कहते हैं समर्पण कार्य के प्रति, समझे, जो किए थे थॉमस अल्वा एडिशन। समझ रहे हो, जिस दिन ऐसा डेडिकेशन आपके अंदर आ जाएगा, लिख लेना, आप जिस भी क्षेत्र से हो लल्ला, आप सफल हो जाओगे मेरे दोस्त। और मैं तो अपने छात्रों के लिए ही कहूंगा, यू आर द बेस्ट, बस जरूरत है समर्पण की, डेडिकेशन की। क्लियर है ना? तो बनिए थॉमस अल्वा एडिशन जैसे समर्पण वाले व्यक्तित्व। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये थे थॉमस अल्वा एडिशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब के शुरुआती संस्करण भी शामिल हैं। अगला पॉइंट, अभी हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है? देखो, नकल की वजह से कितना ज्यादा, नकल की वजह से कितने छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। और नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में, ठीक है, नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। यहाँ पे अगर नकल करने वाले पकड़ाते हैं तो उनके ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना और 5 साल की कैद की सजा सुनाई जा रही है। साथ ही साथ आप ये भी जानें कि अगर कोई छात्र भी नकल करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की कैद है। यदि वही सेम छात्र उत्तराखंड में दोबारा नकल करते हुए पकड़ा गया तो धनराशि दुगनी कर दी जाती है और उसे 5 साल के लिए जेल की सजा हो सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नकल करवाते हुए पकड़ा गया उत्तराखंड में, तो नकल अधिनियम लागू होने के बाद उसे 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा, ठीक है ना। 10 और देखो और नकल माफियाओं के लिए 10 करोड़,
व्यक्ति अगर है, इंडिविजुअल व्यक्ति है तो 1 करोड़, पूरा ग्रुप है तो 10 करोड़, ठीक है ना। ये अलग अलग कैटेगरी बने हैं। और आजीवन कारावास या 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। छात्रों के मैटर में 2 साल की सजा और 5 लाख रुपए का है। दोबारा पकड़े जाने पे वो और बढ़ जा रही है। तो उत्तराखंड राज्यपाल ने, अच्छा बताइए कितने स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये हर राज्य में नकल के ऊपर ऐसा प्रावधान होना चाहिए, ठीक है ना। अध्यादेश 2023 को मंजूर जो उत्तराखंड सरकार ने किया है, क्या ऐसा हर राज्य में होना चाहिए कि जो नकल करते हुए और करवाते हुए पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर ये चार्ज लगेगा। खास करके नकल माफियाओं के ऊपर ये चार्ज लगना चाहिए। अगला पॉइंट, निम्न में से किस देश की प्रधानमंत्री नतालिया गवरीलिता ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? बताइएगा। नतालिया गवरीलिता ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। आपके सी ऑप्शन, मोल्डोवा में। कहां पे इस्तीफा दिया है? मोल्डोवा की प्रधानमंत्री हैं नतालिया। ये हैं नतालिया जी, ये मोल्डोवा की प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्होंने अपने कुछ निजी और व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए परसों ही इस्तीफे की घोषणा कर दी। नतालिया जी जो कि मोल्डोवा से बिलोंग करती हैं, ठीक है ना। और मेन मुद्दा तो ये था कि जो इनके पार्टी थी समर्थन की, उसने अपने समर्थन में थोड़ा बहुत नहीं होता है अविश्वास, हम आपके साथ पहले बोले समर्थन है फिर बोले हट गए, तो नतालिया गवरीलिता को हटाना पड़ा। मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सैंडू ने गवरीलिता का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है, ठीक है ना। अगले प्रधानमंत्री डोरिन रीसियन को नामित प्रधानमंत्री के रूप में कि अभी यही रहेंगे, ठीक है ना, यही रहेंगे डोरिन रीसियन। तो मोल्डोवा, अब जो देखो तुम्हारे पेपर में मोल्डोवा की राजधानी पूछ देगा, करेंसी पूछ देगा, तो वो ध्यान रखने वाली बात होगी। विश्व यूनानी दिवस, बताइएगा विश्व यूनानी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है ना। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाता है। कुछ लोगों को चिंता हो गई कि और वो लोग जो लिख करके देते हैं वो उन लोगों का क्या मतलब कि जो एग्जाम में लड़की लड़कियां बैठ के, तो नकल मत मारा करो ना। नकल मारना क्या कोई मतलब चलन है क्या कि नकल मारना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है नकल मारना, ठीक है। नकल पे बल्कि एक बड़ी अच्छी सी है। इंजीनियरिंग टाइम पे मेरा एक जूनियर हुआ करता था प्रशांत, तो उसने एक बार हमसे आया, बोला सर इंजीनियरिंग में आप सीनियर को सर बोलते हैं और अन्य जगह पे भी बोलते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन वाले कॉलेजों में नहीं देखा जहाँ BA BSc BCom होता है कि वो अपने सीनियर को बड़े रिस्पेक्ट के साथ गुड मॉर्निंग सर ऐसे करके बोले, लेकिन इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में है। तो हमसे आके एक दिन बोला कि सर आज मेरे आत्मसम्मान को ठेस लग गया। हमने कहा काहे तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस लग गया? बोला सर आज मैं नकल मारते हुए पकड़ा गया। तो हम बोले तो तुम नकल मारोगे तो पकड़े ही जाओगे, कौन सर पकड़ गया? वो बायोकेमिस्ट्री वाले सर पकड़ लिए। तो हम कहे प्रशांत तो इसमें आत्मसम्मान। बोला सर मेरे इतना महान नकलची कोई नहीं है, आज मैं पकड़ लिया गया हूं, मेरे आत्मसम्मान को ठेस लगा। हम इतना हंसे, हम कहे कितना बेवकूफ हो यार तुम, इसमें आत्मसम्मान को ठेस लग रहा है। एक तो ससुरा नकल मार रहा है, ऊपर से कह रहा है कि आत्मसम्मान को ठेस लग गया जब मैंने नकल में पकड़ा गया। तो हम बोले अब इसका क्या करोगे? बोला कल से मैं ऐसी तरकीब निकालूंगा नकल मारने की कि प्रोफेसर क्या उनके पापा मम्मी भी आके बैठ जाए क्लास में तो मुझे नकल मारते हुए ना पकड़ पाए। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि नकल मारते हुए पकड़ लिए गए तो आत्मसम्मान पे ठेस लग जाता है। लेकिन अब सच बताओ तो प्रशांत की स्थिति ये है, नकल मार के पास हुए तो कहीं दुकान कुछ खोले होंगे, मुझे कोई जानकारी नहीं है उनके बारे में अभी वर्तमान में। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हकीम अजमल खान, ठीक है ना, ये बात जरूर याद रखना, हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है ये, ठीक है ना। और विश्व यूनानी दिवस 2023 की थीम है यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। क्लियर है? यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। यूनानी मुख्य रूप से अरब और फारसियों द्वारा विकसित की गई पद्धति है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान उत्सव को निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डिजिटल भुगतान मतलब नहीं जैसे आप गूगल पे फोन पे ये सब करते हो, तो अब आप जब किसी को डिजिटली पैसा दोगे, गूगल पे फोन पे पेटीएम करोगे, तो याद करोगे कि ये उत्सव अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मनाइए। तो अगर आपकी इच्छा है कि इस उत्सव में आप भाग ले तो मेरे नंबर पे तुरंत गूगल पे कर दे 500-500 रुपया और डिजिटल उत्सव मनाइए। अश्विनी वैष्णव जी कह रहे हैं सर, सही बात है ना, मेरे ही नंबर पे करना है ना, देख लो।
मेरे नंबर पे आप लोग डिजिटल पेमेंट उत्सव मना सकते हैं। जितने लोग हैं सब लोग 501 रुपया दे करके ताली बजाइए, डिजिटल पेमेंट उत्सव, ठीक है ना, ताली बजाने। अगला पॉइंट आपके, फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, निश्चित तौर पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण। सर इस बार विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण फिजी में आयोजित हो रहा है, ठीक है ना, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में। अच्छा, किसको किसको हिंदी में गिनती लिखने आती है? 1 2 नहीं, हिंदी में। हिंदी में देखो 1 2 तो यहां लिखा हुआ है, मैं भी जरा लाइव कोशिश करूं कि मुझे हिंदी कितनी आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपके 10। देखिए ये है हिंदी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है हिंदी की गिनती। 1 2 नहीं, हमको तो देखो भैया पूरा आता है, समझ रहे हो ना। तो ये है आपके हिंदी की गिनती, जिसको न जाने ना आता भैया वो अपना आप देख ले व्यवस्था। तो विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में 2023 में मनाया जा रहा है, ठीक है ना, विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में 2023 में मनाया जा रहा है और ये 11वां संस्करण है, ठीक है ना, जब 12वां संस्करण, क्षमा कीजिएगा 12वां, क्योंकि 2018 के बाद कोविड की वजह से ये हो नहीं पाया था। इसका आयोजन कब हो रहा है? आज है आपके 14 फरवरी, इसका आयोजन होगा आपके 15 से 17 फरवरी को, मतलब कल फिजी में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट, 9वां अंतरराष्ट्रीय रसोइया सम्मेलन। अब मम्मी लोग इसको देखें कि कैसे रसोइया लोगों का भी एक सम्मेलन होता है, सेफ जो खाना वाना बनाते हैं, ये रसोइया वाले लोगों का जो सम्मेलन होने वाला है वो होने वाला है दिल्ली में। बढ़िया बढ़िया खाना बनेगा। अब ये रसोइया सम्मेलन ऐसे ही न गए पूड़ी बना लेती हो, नहीं नहीं नहीं, हमको तो कहा, हम तो वाला मतलब कटहल की सब्जी में नमक कितना, वो ये है रसोइया सम्मेलन। तो सब लोग, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि रसोइया सम्मेलन में महिलाएं नहीं पुरुष सब रहेंगे। वैसे भी आप बड़े बड़े होटल्स में चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, तो ऑलमोस्ट 95% प्लस सभी पुरुष ही होते हैं। क्या उसमें रसोइये होते हैं कि नहीं? सारे पुरुष बैठ के, अरे तुम ठेला से लेके 5 स्टार होटल तक, चाउमीन से लेकर के बर्गर तक देखो कौन बना रहा है, सब पुरुष बना रहे हैं, लेकिन नाम है कि महिलाएं अच्छा खाना बनाती हैं। अब क्या कहा जाए, समझ रहे हो। लेकिन ठीक है, ये भेदभाव है यार, मतलब लड़कियों को भी ये कहना चाहिए कि लड़के अच्छा खाना बना लेते हैं। भाई देखो लड़कियों, तुम लोग ये स्वीकार किया करो, क्योंकि तुम ही लोग हो जो गुलगप्पा खाने जाती हो, बर्गर खाने जाती हो, खिलाने वाला बनाने वाला सब लड़के हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग ये नहीं मानती हो कि लड़के अच्छा खाना बनाते हैं। आज तो 14 फरवरी है, कितने रेस्टोरेंट में कितना खाना बन रहा, 99% पुरुष खाना बनाएंगे। और दिल्ली में हो रहा है रसोइया सम्मेलन, आज दिल्ली के रेस्टोरेंट तो एकदम झमाझम भरे रहेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो दिल्ली में क्वेश्चन देखो याद रखना, रसोइया सम्मेलन ये है। इस साल पोषक अनाज बाजरा 3 दिवसीय पाक कला महोत्सव केंद्र में है, मतलब इस बार रसोइया दिवस में बाजरा से बनी हुई चीजों का धूमधाम रहेगा। रीजन भी है कि 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है। 2023 को भारत सरकार और यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या घोषित किया गया है? मिलेट ईयर, मिलेट, ठीक है ना, मिलेट ईयर घोषित किया गया है। तो इसीलिए ये लोग बाजरा को थीम में रख दिए। अब वही बाजरे की रोटी मक्के का साग बैठ के दिन भर खाओ, ठीक है। अगला पॉइंट, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय चावल कांग्रेस के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? बताइएगा। भारतीय चावल कांग्रेस के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, बताओ। कानपुर, वारंगल, कटक, जोधपुर, ठीक है ना। बताओ इसका क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कटक, ठीक है ना। वैसे भी कटक में हमारा राष्ट्रीय चावल संस्थान है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान कहाँ है? तो सर अंतर्राष्ट्रीय वाला वाराणसी में नया नया खुला है। ये हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, बगल में उनके आपके महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है ना। तो ये कटक में आपके ओपन किया गया राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया।
ये मात्र दूसरी बार है जब चावल के ऊपर ये किया जा रहा है। विश्व के प्रमुख खाद्यान्नों में से एक है चावल, और चावल भारत में खाद्य सुरक्षा की नींव है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर हम लोग चावल की बात करें तो ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। गेहूं, चना, सरसों ये सब रबी की फसल के अंतर्गत आता है और चावल खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये, और इसी कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी है। ये कई बार एग्जाम में पूछता रहता है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो अब तो आपको रट गया होगा कि सर इस बार का भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कटक में हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है ना भैया। विश्व प्रसन्नता सूचकांक आई है और देखिए कि इसमें क्या हुआ। तो सर लगातार 5वें साल, जैसे लोग नहीं कहते अब की बार ये वाली सरकार, तो लगातार 5वें साल फिनलैंड किया है टॉप। फिनलैंड किया है टॉप प्रसन्नता इंडेक्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स में। 2023 का जो नया 22-23 का डेटा आया उसमें फिनलैंड जो है वो टॉप किया है। एक्चुअली आपको बताऊं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट लगातार 5वें वर्ष टॉप किया है। आपको मैं इसमें पूछूंगा भारत की रैंकिंग क्या है, कमेंट बॉक्स में आज के जरूर बताइएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या आई है, ठीक है ना। भारत की रैंकिंग आपको बताना है। अभी हाल ही में आयोजित क्लब विश्व कप किसने जीता है, जैसे कि अभी फुटबॉल विश्व कप हुआ था, कई राज्यों का अपना क्लब का भी विश्व कप होता है, मतलब सॉरी जैसे आईपीएल ओपीएल होता है वैसे फुटबॉल के बहुत फेमस विश्व में क्लब हैं। उन्हीं के 4, बार्सिलोना, मिलान, चेल्सी, रियल मैड्रिड, ये उन्हीं में से। और इस बार का आयोजित क्लब विश्व कप जीता है आपके रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने 2023 का क्लब विश्व कप जीत लिया है। अल हिलाल को हराकर रियाल ने अपना 5वां खिताब जीता। स्पेनिश फुटबॉल, ये भी आपसे पूछ सकता है कि स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड किसका है और मतलब किस देश से बिलोंग करता है। 9 साल में 5वीं बार इसने अपने नाम पे रिकॉर्ड किया है और रियल मैड्रिड का यह 100वां खिताब भी था। आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है ना। ये निश्चित आपसे इस बार क्वेश्चन बनेगा कि रियल मैड्रिड कहां की फुटबॉल संस्था है और इससे पहले 3 कॉन्टिनेंटल कप भी जीत चुकी है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा रियल मैड्रिड की टीम को। इससे पहले उसने 2014, 16, 17 और 18 में भी अपने नाम किया है। क्लब विश्व कप की अगर शुरुआत की बात करें तो ये सन 2000 से हुआ है क्लब विश्व कप की शुरुआत। रियाल के अलावा 3 बार बार्सिलोना ने भी यह खिताब जीता है, ठीक है ना। बार्सिलोना की टीम ने भी यह खिताब जीता है। निम्न में से किसके द्वारा एयरो शो और एयरो स्पेस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। एयरो शो और एयरो स्पेस प्रदर्शनी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। क्लियर है ना। इस बार का जो एयर शो होता है वो नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटित किया है और इसमें आप देखेंगे ये एयर शो का प्रदर्शन होते हुए और मोदी जी ने इसका बाकायदे उद्घाटन किया। आप देखिए प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया, ठीक है ना। वैसे भी बेंगलोर, कर्नाटक टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज्यादा आगे है, ठीक है ना। तो वैसे इस बार का थीम आपसे एक चीज पूछ सकता है, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये इस बार का क्या है, थीम है, ठीक है ना। ये इस बार का थीम है। तो अगले पॉइंट पे जाते हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, बताइएगा। देखो लल्ला, जितने लोग यहां मौजूद हो, आज क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए आज मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम किया हूं कि भैया सबको कवर करना है। आपने देखा था कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ इश्यूज आ गए थे तो मैं कल क्लास नहीं ले पाया था। तो निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को निम्न में से किस राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, सी ऑप्शन, साइप्रस के, ठीक है ना। साइप्रस के राष्ट्रपति के द्वारा, साइप्रस के राष्ट्रपति इनको नियुक्त किया गया है निकोस को। जरा देखिएगा, साइप्रस के पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, ठीक है ना। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद वहां की जो पार्टी है डीसी पार्टी से निलंबित किया गया था। उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लो पार्टी से हटा दिए तो हटा दिए, लेकिन हम चुनाव तो लड़ेंगे, और वो बन गए क्या, देश के नए राष्ट्रपति। अब सोचो इस पार्टी की क्या स्थिति होगी।
पार्टी से बड़ा व्यक्ति हो गया, बड़ी बात नहीं है, पार्टी से बड़ा व्यक्ति हो गया, तो भैया आपको बधाई हो। इनकी क्षमता देखो और देश में लोकप्रियता देखो कि ये निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स अपने साइप्रस देश में कितना फेमस रहा होगा कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का निर्णय लिया तो पार्टी ने कहा हमारी पार्टी से बाहर चले जाओ, और ये फिर भी जीत गया। ठीक है ना, तो चलिएगा अगले पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है ना, रुको, एक लोग को एक बार ब्लॉक कर दे, उसके बाद उन्हें लगेगा कि ये रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है ना, ये रिकॉर्डेड नहीं है, उन्होंने 5 बार लिखा कि रिकॉर्डेड है, तो मैं उनको एक बार 5 बार की जगह ब्लॉक कर दिया। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं लल्ला। निम्न में से किस स्थान पर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा? अच्छा, सम्मेलन के कई क्वेश्चन हो गए ना। सम्मेलन के अभी देखो, वो चावल सम्मेलन हुआ कटक में, हिंदी सम्मेलन 12वां हो रहा है आपके कहाँ, फिजी में, और एरो शो हो रहा है आपके कर्नाटक के बेंगलुरु में, और शिखर सम्मेलन चौथा आ गया। ठीक है ना, शिखर सम्मेलन चौथा आ गया, बी ऑप्शन, दुबई में। आज के करेंट अफेयर मतलब आज 14 फरवरी में कम से कम 4 आ गए आपके ये। अगला तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, सारे दुनिया के जो गवर्नमेंट है, आज भैया ये कल से चल रहा है, कल 13 फरवरी, आज 14 फरवरी और भी 15 फरवरी तक ये चलेगा। ठीक है ना, और हो कहां रहा है, दुबई में। तो दुबई में हो रहा है, और इस बार का थीम क्या है, भविष्य की सरकारों को आकार देना, भविष्य की सरकारों को आकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में 20 राष्ट्रपति शामिल होंगे। सोचो यहां पे कितनी सुरक्षा रहेगी। दुबई में 20 राष्ट्रपति शामिल होंगे और अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश पहले स्थान पे है? कौन सा देश पहले स्थान पे है? अच्छा, आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूं, देखो करीब 4200 लोग, 4200 लोग लाइव हो और लाइक किया है मात्र 1780 लोगों ने। तो प्लीज और प्लीज सभी लोग लाइक तो कर दो यार। और इस बीच में यह भी बता दूं, आज 14 फरवरी है, 14 फरवरी से आपकी जो बुक है वो भेजी जानी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन ये बुक ऐसा नहीं होगा कि कल सुबह आपके हाथ में आ जाएगी। अब इसको आप तक पहुंचने में कम से कम 7 से 8 दिन लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं 22 फरवरी के बाद आप सभी लोगों को किताब मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को, जितने लोगों ने भी करंट अफेयर की बुक ली है, 22 फरवरी के बाद उनको किताब मिलनी शुरू हो जाएगी। ये बात जरूर याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा लल्ला? इसका राइट आंसर बनेगा आपके कहां गया, ए ऑप्शन, जर्मनी। ठीक है ना, कौन सा देश पहले स्थान पे है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर? जर्मनी। जर्मनी जो भी टेक्नोलॉजी लाती है, ये माना जा रहा है कि वो सबसे बेहतर ला रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के मैटर में, बिल्डिंग्स के मैटर में। अभी हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंडेक्स में ये कहां से चीन में आ जाएगा? जर्मनी ठीक है, बस आगे बढ़ो। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? डी ऑप्शन, मुंबई में। ठीक है ना, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। ये तो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनकी जगह महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बन गए हैं रमेश बैस जी, जो कि झारखंड के हुआ करते थे। तो यह है, इसका आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के माध्यम किया गया। ठीक है ना, निम्न में से किस दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? मैं पहले कहा था ना, आज के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए मैं थोड़ा आराम से इनको आज पढ़ा रहा हूं कि भैया आज क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो वो ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन, 13 फरवरी। तो वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी, कल बीते हुए कल में मनाया गया, आज तो 14 फरवरी हो गया। ईगल 44 निम्न में से किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा बन गया है? बताइएगा। ईगल 44 निम्न में से किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा बन गया है? ईगल 44 की बात करें तो ये ईरान का, ठीक है ना, भूमिगत है, अंडरग्राउंड है, और सेना अड्डा है ईगल 44। ये सब जमीन के अंदर हैं। आपको शायद समझ में भी आ रहा होगा कि ईरान ने अपना जमीन के अंदर वो इसलिए बना लिया कि इतने बमबारी होते रहते हैं, हमला होते रहते हैं, तो उनसे तो बचना ही बचना है। ठीक है ना, और यह क्रूज मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमानों को रखने में सक्षम है। ठीक है ना,
अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में कितने नए, अब यहां से जरा ध्यान देना, कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है सर? 2। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाई कोर्ट के भी 4 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके चीफ जजों की नियुक्ति की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अब कुल मिलाकर जजों की संख्या हो गई है 34। यह बात जरूर याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या हो गई है 34। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले पहले न्यायमूर्ति जो हैं आपके बिंदल जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, इलाहाबाद, और दूसरे जो गुजरात हाई कोर्ट के तो 2 लोगों की नियुक्ति हुई सुप्रीम कोर्ट में, एक बिंदल जी की हुई है और एक आपके हुई है अरविंद जी की, ठीक है ना। बिंदल जी और अरविंद जी, इन दोनों लोगों की नियुक्ति हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और टोटल संख्या सुप्रीम कोर्ट के जजों की हो गई है 34। यहां पे मैं आपको कुछ 4 हाई कोर्ट के जजों की भी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, ठीक है ना। अब देखो, पहला कौन? सोनिया गिरधर गुजरात की मुख्य न्यायाधीश बनी है, याद रखिए, गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। जसवंत सिंह त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। संदीप मेहता गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। एन कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मैं लिख करके दे सकता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके एग्जाम में आएगा। चाहे आप CHSL दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो लल्ला, आप देख लेना इस पर्टिकुलर स्लाइड से जो मैं क्वेश्चन नंबर 23-24 पे पढ़ा रहा हूं, मैं लिख करके आज 14 फरवरी को आपको दे दूं कि इसी में से एक कोई लाइन आपके पेपर में छपेगी, क्योंकि मुझे पता है ये लोगों को 4 महीने बाद नाम याद नहीं होंगे। हो सकता है वो यही पूछ दे कि कितने हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है हाल फिलहाल में, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद देखो, हाल ही में अब्दुल नजीर को आपने देखा कि करीब करीब 11 राज्य के राज्यपाल बदल दिए गए। अब्दुल नजीर जी को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। ये है आपके अब्दुल नजीर जी। अब्दुल नजीर जी वो जज रहे हैं और इन्होंने जो आपके 3 तलाक वाला और अयोध्या विवाद वाले दोनों ही मुकदमों के जज रहे हैं अब्दुल नजीर जी। मैं आपको बता दूं, कुल 11 राज्यों में राज्यपाल बदले गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब्दुल नजीर जी बनेंगे। रीजन है, ये चीफ जजों के पैनल में रहे हैं जिन्होंने अयोध्या विवाद वाले मुकदमे की सुनवाई की थी और 3 तलाक मुद्दे के भी फैसले को इन्होंने सुनाया था। तो जस्टिस S अब्दुल नजीर कहां के बन गए हैं? आंध्र प्रदेश के बन गए हैं। 11 राज्यों में सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना इन्हीं की है। 6 राज्यों में नए नियुक्त किए गए हैं और कुछ लोगों का ट्रांसफर किया गया है, ठीक है ना। टोटल हो गए 11, 6 राज्यों में नए हैं, बाकी में ट्रांसफर किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे लिए तो बड़ा प्राउड मूवमेंट है ये राज्यपाल लोगों का नियुक्त होना, क्योंकि मतलब व्यक्तिगत तौर पे आइए डालते हैं एक 11 नए राज्यपालों पे एक नजर, नए राज्यपालों पर, ठीक है ना। इनमें सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन कौन बने हैं। सबसे पहले अब्दुल नजीर जी। अब्दुल नजीर जी की बात करें तो आंध्र प्रदेश के ये राज्यपाल बने हैं। बहुत ध्यान से, अब्दुल नजीर जी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। दूसरे नंबर पे हैं आपके विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं। अगले पे हैं आपके तमली साई अच्छा उइके जी, अनुसुईया उइके मणिपुर की राज्यपाल बनी है। तो इन तीनों लोगों का आप पिक चाहें तो ले लें, ठीक है ना। इन तीनों लोगों का पिक चाहें तो ले लें। उसके बाद अब आप देखेंगे ये रमेश बैस जी हैं जो पहले झारखंड के हुआ करते थे। भगत सिंह कोश्यारी जी के इस्तीफा देने के बाद ये बन गए हैं आपके महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। अगला पॉइंट है CP राधाकृष्णन जी। रमेश बैस जी के इस्तीफा और महाराष्ट्र के बनने के बाद ये बन गए, इनकी जगह कौन बन गए? झारखंड के CP राधाकृष्णन जी। पहले ये हुआ करते थे झारखंड के, लेकिन अब कौन हो गए हैं? तो CP राधाकृष्णन जी झारखंड के नए राज्यपाल हो गए हैं। और ये हैं आपके गुलाब चंद कटारिया, असम के नए राज्यपाल हो गए हैं, ठीक है ना। असम के नए राज्यपाल हो गए हैं गुलाब चंद कटारिया। उसके बाद आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये व्यक्ति, मैं व्यक्तिगत तौर पे इनके राज्यपाल बनने से बहुत खुश हूं। रीजन है, ये लक्ष्मण आचार्य जी हैं
और ये मेरे बचपन से गुरु रहे हैं, टीचर रहे हैं। जहां मैं रहता हूं रामनगर बनारस में, मेरे घर से कुछ दूरी पे रहते हैं। मुझे एक बहुत अच्छी घटना याद है। सर हम लोग के स्कूल में तो रहते ही थे हमेशा। इन्हीं के मतलब इनकी फैमिली नीचे रहती थी और ऊपर स्कूल चलता था। इनके घर में, सर के घर में नीचे इनकी फैमिली, एक बिटिया और मैम हैं और सर हैं, और ऊपर स्कूल चलता था। उसी स्कूल में मैं पढ़ता था, तो इनके घर आना जाना खाना मेरा लगा रहता था, क्योंकि थोड़े हम लोग के घरेलू संबंध हैं लक्ष्मण आचार्य जी के साथ। तो एक बार की बात है, क्लास 6 या 7th की बात है, मैं क्लास ले रहा था और लक्ष्मण आचार्य जी क्लास में आ गए। तो सारे लड़कों से पूछे, लड़कियों से, कि कौन क्या बनना चाहता है। तो किसी ने बोला इंजीनियर, किसी ने बोला डॉक्टर, किसी ने बोला मैं सर दरोगा बनना चाहता हूं। इस तरीके का लोगों ने स्टेटमेंट दिया। फिर लक्ष्मण आचार्य जी हमारे पास आए। चूंकि हम लोग जिस स्कूल में पढ़े हैं वो शिशु शिक्षा निकेतन था, बचपन में नहीं, वो 100-200 रुपए फीस लगती थी, बड़ा सस्ता था। वहां सर को आचार्य कहा जाता था और मैडम को बहन जी कहा जाता था। तो ये फिर पूछे कि कोई अच्छा प्रवक्ता या नेता नहीं बनना चाहता है। तो क्लास में मैंने हाथ ऊपर किया और एक स्टूडेंट थे जसवंत सिंह, मेरा दोस्त था, बगल में बैठा था। फिर सर पास आए और अरुण सर की क्लास चल रही थी। ये पूछे, मेरे कंधे पे हाथ रख के पूछे, क्यों नेता या प्रवक्ता बनना चाहते हो? तो मैंने बोला था कि सर मुझे लगता है कि मैं अच्छा बोल सकता हूं, मैं अपनी बातों को लोगों को समझा सकता हूं। तो सर सेज दैट कि यस यू विल डू, और तुम करोगे, और आगे चल के मैं कहूं आशुतोष तुम नेता भी बनोगे, क्योंकि ये खुद उस समय नेता थे, आरएसएस से बिलोंग करते थे और अभी भी। तो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत बड़ा प्राउड मूवमेंट है कि जो मुझे एलकेजी से लेकर के अब तक मोटिवेट किए। अभी मैं आज सुबह आ रहा था तो लोग हमसे कह रहे थे सर इनसे तो भाई, हाँ इनका नंबर है, इनसे मेरी बात हो जाती है। अब हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी आई डोंट नो, लेकिन घर चला जाऊंगा, बनारस जाऊंगा तब तो हो ही जाएगी। तो लक्ष्मण आचार्य जी बन गए हैं सिक्किम के नए राज्यपाल। देखो वो कहा जाता है ना कि एक छात्र के लिए प्राउड मूवमेंट, गुरु के लिए प्राउड मूवमेंट तब जब उसका छात्र कुछ कर जाए। आज मेरे सर कुछ कर गए, राज्यपाल हो गए, तो मेरे लिए कितना अच्छा है। सही कह रहे हैं कि नहीं? तो मेरे लिए तो प्राउड मूवमेंट कि मेरे सर बने सिक्किम के राज्यपाल। अब मैं नॉर्थ ईस्ट घूमने जाना चाहता था, अब मैं सर को फोन करके चला जाऊंगा कि सर मैं आ रहा हूं सिक्किम, मुझे राजभवन में रुकना है, आनंद लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लक्ष्मण प्रसाद जी, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी बन गए हैं, ये वाराणसी के हैं, इनका तो पूरा इतिहास भूगोल, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं लक्ष्मण आचार्य जी। अगले पॉइंट पे आते हैं, शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के, जहां के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, और फागू चौहान मेघालय के। ये इससे पहले हुआ करते थे कहां के? ये हुआ करते थे बिहार के, लेकिन बिहार से हटा करके फागू चौहान जी को मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है, ठीक है ना, मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। और अगला पॉइंट आपके ये हैं, ये राजेंद्र विश्वनाथ आरेरकर, ये बिहार के, ये हिमाचल प्रदेश से हट गए और कहां आकर के बन गए हैं? बिहार के, क्योंकि फागू चौहान जी वहां चले गए हैं। तो अब बिहार के जितने स्टूडेंट हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आरेरकर को बना दिया गया है बिहार का राज्यपाल, ठीक है ना, बिहार का राज्यपाल। और मैं आपको इस पे एक ही बात कहूंगा कि जितने राज्यपाल बने हैं इनके ऊपर एक द 10 मिनट शो करना है मुझे, द 10 मिनट शो। क्या होना चाहिए द 10 मिनट शो? तो आज शाम को हम लोग सभी नए बदले हुए राज्यपाल, क्योंकि 11 राज्य के बदल गए और 2-3 हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आपने देखा कि बदले, हालांकि वो मैं बताया हुआ हूं, और 4-6 आपके जज, 4 राज्यों के चीफ जज भी बदल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जज आए हैं। तो इन सभी के ऊपर आज हम लोग करेंगे द 10 मिनट शो। और आज के द 10 मिनट शो का जो टाइमिंग होगा मैं अपने सर के बगल में ही लिख दूं, वो रहेगा 7:45 पर, ठीक है ना, 7:45 PM पर सभी राज्यों के बदले हुए राज्यपाल। अच्छा मैं ऐसे अभी कर रहा हूं ना तो मुझे लग रहा है सर मुझे ही देख रहे हैं, क्योंकि इनसे मैं पढ़ा हूं यार, 10 साल पढ़ा हूं, मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे घर के बगल में रहते हैं। तो फिर लगी, अच्छा लिख भी यहीं रहा हूं, तो मतलब एक गूज बम वाली फीलिंग कि वाह कि हमारे गुरुजी क्या बन गए? राज्यपाल बन गए। तो यहां लिख रहा हूं तो मुझे मजा ही आ रहा है। तो आज 7:45 पर द 10 मिनट शो।
देखो हम इनसे कहे हैं कि सर हम भी आगे चल के नेता बनना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आज के 20 साल बाद तुम लोग अपने लड़के बच्चों को बताओ कि देखो हमारे गुरुजी यहाँ के राज्यपाल बन गए हैं। अब मजे वाली बात है, लेकिन देखते हैं भविष्य किसको कहाँ ले जाता है। ठीक है, तो द 10 मिनट शो आज 7:45 पे रहेगा, सभी बदले हुए राज्यपाल के साथ। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ये लद्दाख के उपराज्यपाल बने हैं। ठीक है ना, लद्दाख के। अब जम्मू कश्मीर में उधर मनोज सिन्हा जी हैं, ये बीडी मिश्रा जी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, आप इनको अक्सर देखते रहते होंगे न्यूज चैनल वगैरह पे, और इनको लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। अब आतंकवादियों का क्या होगा भाई, खुद ब्रिगेडियर वहां पहुंच रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये एक बड़ा पहल है, और चूंकि समय 8:48 हो गया है, तो आज मुझे क्षमा करिएगा, ये 8 महीनों का जो करंट अफेयर है 1 से 10 सितंबर का, ये मैं कल पढ़ा दूंगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है। ठीक है ना, और टाइम थोड़ा ओवर हो रहा है, इसलिए मैं नहीं आज उसको करवा रहा हूं, मैं इसको कल करवा दूंगा आपके लिए। ठीक है ना, बहुत तेजी से हो जाएगा लल्ला, मैं इसको आपके लिए कल करवा दूंगा कि भाई ये आपके लिए कल हो जाएगा। ठीक है ना, और जहां तक बात रही आपके बुक की, तो याद रखिएगा कि बुक का जो पॉइंट है कि भाई बुक चाहिए सर, तो अगर आपको बुक चाहिए ही चाहिए दोस्त, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि Y182S कूपन कोड लगाना होगा। ठीक है ना, इस बुक को लेने के लिए मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं, अगर आपके मन में कहीं से भी कोई डाउट है तो वो मैं क्लियर कर दूं, ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये किताब आपको 14 फरवरी मतलब आज से भेजी जानी शुरू की जाएगी, तो अगले 7-8 दिन में आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, अगले 7-8 दिन में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा इस किताब में कहीं कुछ भी नहीं है सिवाय करंट अफेयर के। ठीक है ना, सिवाय करंट अफेयर के इस किताब में एक भी लाइन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी या स्टैटिक जीके का नहीं है। किताब मैंने लिखी है, मुझे इसके बारे में अच्छे से जानकारी है, मैं जानता हूं कि इसमें एक भी लाइन, सिंगल एक लाइन स्टैटिक जीके नहीं है, हिस्ट्री नहीं, पॉलिटी नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, सिवाय प्योर 1100 करंट अफेयर के क्वेश्चन और द 10 मिनट शो के। कुछ स्टूडेंट मुझसे कहे कि सर इसमें स्टैटिक जीके भी है, हमने ले लिया है। लल्ला गलत है, नहीं है इसमें स्टैटिक जीके। अब किताब खुद हम लिखे तो हम करंट के फैकल्टी हैं ना, जानते हो ना हमको कि हम क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और हम ही लिखे हैं ना। तो गलत इंफॉर्मेशन दोस्त ये है, इसमें प्योर करंट अफेयर है। हाँ, और इस किताब को लेने के लिए आपको कूपन कोड उपयोग करना होगा Y182S। इस कूपन कोड से आप इस किताब को ले सकते हैं। ठीक है ना, इस कूपन कोड से आप इस किताब को ले सकते हैं। ठीक है, अब मुद्दा यह करता है कि सर आज डबल वैलिडिटी चल रही है। बिल्कुल हाँ, आज डबल वैलिडिटी चल रही है, और आपको उस डबल वैलिडिटी में जुड़ना पड़ेगा, और अगर आप चाहेंगे तो जुड़ना पड़ेगा, इन द सेंस मजबूरी थोड़ी है। ठीक है, मजबूरी थोड़ी है भाई, नौकरी करनी है तो ठीक है, नहीं तो बाकी आपकी इच्छा है। देखिए, अड्डा स्टोर पे जाइए, अड्डा स्टोर पे जाने के बाद यहाँ अड्डा 24/7 सर्च करिए, पहले लिंक पे क्लिक करिए, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करिए, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करिए, एसएससी पे क्लिक करिए, एसएससी एमटीएस पे क्लिक करिए। ये देखिए 17 फरवरी को एमटीएस का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। अभी भी जग जीता नहीं है, आप हारे नहीं हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पे है डबल वैलिडिटी। ठीक है ना, यहां पे है डबल वैलिडिटी, आज डबल वैलिडिटी है। मतलब आज अगर आप एमटीएस का महापैक लेंगे तो 12 + 12 माह के लिए आपको मिलेगा उसी 1 साल वाले पैसे में। सबसे खास बात है लल्ला, इसमें करीब 4500 के आसपास, लगभग 4500 वीडियोस हैं जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के हैं, हमारे पढ़ाए हुए हैं, और जीएस इंग्लिश भरपूर थोक के भाव इसमें है। साथ ही साथ 239 टेस्ट सीरीज हैं लल्ला, 239 टेस्ट सीरीज है, और 500 से ज्यादा आवर की इसमें क्लासेस हैं, 200 से ज्यादा इसमें ई बुक्स हैं। देखो, जीवन बार बार अवसर नहीं देती है, लेकिन एक बार अवसर देती है, और एक बार ठोकर लगने के बाद देती है। एमटीएस की स्थिति वही है। 10वीं पास स्टूडेंट इसे भर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट जीएस इंग्लिश का खेल है, जिसमें जीएस महत्वपूर्ण है।
सबसे महत्वपूर्ण रोल जीएस, और साथ ही साथ इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते। इंग्लिश का एक अपना अलग महत्व है, एक अलग चीजें हैं, लेकिन मैं बात करूंगा जीएस पे। जीएस मैं आपको बताऊं, बात करूं नवदीप सर की, साहिल सर की, पवन सर की, आरती मैम की और मेरी, मैं अपनी टीम की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि ये अप्रैल में एग्जाम होने वाला है एमटीएस हवलदार का। हम सब मिल करके इसके सिलेक्शन को ले लेंगे, कंफर्म ले लेंगे। लल्ला इन 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस कर दो, रीजनिंग और मैथ, उनको आपको पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग मैथ छोड़ देना है, वो पढ़ते रहिए, ठीक है। अच्छा, तो इंग्लिश और जीएस ये आपको करना है, और इसके लिए एसएससी एमटीएस का महापैक में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं लल्ला, जून में अभी तो 12,000 जो पद आए हैं, जून में फिर एमटीएस का ही आने वाला है। हो सकता है आप इस 60-70 दिन में कुछ स्टूडेंट कहें सर मेरा बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। लल्ला मेहनत तो करना शुरू कर दो। चलो मान लिया एक बार का सबसे गंदा केस, वर्स्ट से वर्स्ट केस, कि सर इन 70 दिन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लल्ला 120वें दिन फिर फॉर्म आ गया एमटीएस का, भारत सरकार ने नोटिस निकाला है, मैं नहीं कह रहा हूं, और तब आप सिलेक्शन ले लोगे। तो यार 60-70 दिन में एक बार आपका एग्जाम है, एक बार 120 दिन में एग्जाम है, निर्णय ले लेना करना क्या है। और आज एमटीएस महापैक पे डबल वैलिडिटी है। देखो वो नीले रंग की एक पट्टी जिस पे एसएससी अड्डा 24/7 वैलेंटाइन डे लिखा हुआ है, उस पे एक लिंक दिया हुआ है। इस महापैक को लेने के लिए लल्ला आपको सिर्फ और सिर्फ एक कूपन कोड उपयोग करना है, Y182। ये जीएस का कूपन कोड है। जीएस मतलब मैं, मेरी टीम, ठीक है ना। तो जीएस का कूपन कोड Y182 है, कंपनी का कूपन कोड। इस कूपन कोड से आपको मिलेगा डबल वैलिडिटी, ठीक है ना। आपको क्या मिलेगी? डबल वैलिडिटी मिलेगी, और आप अपने जो भी अगर मेहनत करने की क्षमता रखते हैं वो सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये है आपका कूपन कोड, ठीक है ना। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज आप जुड़ जाएंगे। अच्छा, इसमें 10 फरवरी से बैच शुरू हुआ है, अभी 27 फरवरी को शुरू होने वाला है। अगर हम लोग कोई क्रैश कोर्स लाते हैं वो भी आपको इसी के अंतर्गत मिलेगा। 239 टेस्ट, 4,500 लगभग वीडियोस, 500 आवर की क्लास, मेहनत करने वालों के लिए इतना पर्याप्त। और ई बुक्स कि अगर आप गाड़ी मोटर में, बस में, ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, फ्लाइट में, तो ई बुक्स पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, एक मुद्दा ये करता है कि आप कहेंगे सर ये बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर ऐसा है कि सर हमने करेंट अफेयर की बुक तो ले ली, और इस बुक को लेने के लिए हमने कूपन कोड का प्रयोग किया Y182S। अभी भी इस पे ऑफर चल रहा है, आप इस कूपन कोड से इस बुक को ले सकते हैं। चाहे इस बुक को जिसको लेना हो ले सकता है, या ये प्रैक्टिस सेट भी, कूपन कोड एक ही है, आप ले सकते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि सर ये प्योर करंट अफेयर की किताब है, और एग्जाम में क्या क्या आएगा? एग्जाम में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, और एक बार फिर लिख दे रहा हूं करंट अफेयर, और सर स्टैटिक जीके। इतनी चीजें अभी बाकी हैं। और मैं बता दूं, पिछले 15 साल का एमटीएस का पेपर का एनालिसिस करने के बाद करीब 3,000 क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट के ऐसे बने हैं, या तो वो क्वेश्चन हूबहू आ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की वर्डिंग बदल दे रहा है, या फिर उनके ऑप्शंस बदल दे रहा है, और उनको फ्रेश और ताजा करके आपके फॉर्म में, एग्जाम में वो आ रहा है। इस बात पे हम और पवन सर, जब ये करंट अफेयर की बुक में पवन सर मेरी पूरी मदद में थे, तो हम लोग चर्चा की यार कि करंट अफेयर 6 से 8 हिट्स ओके, 6 से 8 नंबर दिला देगा, लेकिन 25 क्वेश्चन का है एमटीएस या सीएचएसएल या कोई भी ना, उसके लिए हमारा आपका प्रयत्न क्या है? ये करंट अफेयर की किताब मतलब 6 से 8 नंबर, बाकी के नंबर के लिए हम दोनों जीएस के क्या कर रहे हैं? हम दोनों ने उसी दिन निर्णय लिया था कि इस पूरे सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे, और कल शाम हमने और पवन ने आपस में बात भी की कि स्टूडेंट से पूछेंगे। और आज मैं अपने सुबह वाले स्टूडेंट से पूछना चाह रहा हूं, क्या हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इन सब का आपके लिए 3,000 क्वेश्चंस का वो मतलब संशोधित, रिसर्च, वेल रिसर्च कंटेंट लाया जाए, जो लगभग इस बात का विश्वास दे कि यस ये कराएगा सिलेक्शन पूरे जीएस का। क्या ऐसा होना चाहिए लल्ला?
ये मैं अपने सुबह के स्टूडेंट से पूछ रहा हूं कि लल्ला क्या ऐसा 3000 प्रश्न जिसमें करीब 700-800 करंट के, 500-600 स्टैटिक जीके के, 300-400 हिस्ट्री, 200-300 पॉलिटी, 300 से 700 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी और साइंस के, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन लाएंगे और ये 3000 प्रश्न तुम्हें मैं आदेश दूंगा, प्यार से रिक्वेस्ट करूंगा 100 दिन में पढ़ा देना। 100 कह रहा हूं, रोज 100 क्वेश्चन 30 दिन में, और फिर देखना एमटीएस का रिजल्ट। तो लल्ला बिल्कुल ये सीआरपीएफ वीआरपीएफ सबके लिए रहेगा, मुख्य रूप से एमटीएस के लिए। तो अगर आपको ये होना चाहिए लल्ला तो कमेंट बॉक्स में इंफॉर्म करिएगा और यहां यस यस लिखिए। 3। अच्छा एक चीज और, इसकी ई बुक लाएं या किताब लाएं? पढ़ने वाली किताब या ई बुक? बताओ तुम लोग को आराम किस में रहेगा, ई बुक में या किताब में? तो जो बताओ जरा, ई बुक लल्ला या फिर किताब? मेरी मानो, मेरा तो सच कहें मन रहता है किताब का, मैं तो इसकी किताब पे लिख रहा हूं, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आपके कमेंट का वेट रहेगा। थैंक यू सो मच। अगली क्लास 9 बजे दिल्ली पुलिस के ऊपर पवन सर की रहेगी। प्लीज आप 9 बजे, पवन सर यहां खड़े हैं, सामने ही मौजूद हैं और हमसे कह रहे हैं, तो मैंने कहा कि बिल्कुल बताया जाएगा। तो जस्ट तुरंत अभी पवन सर की क्लास होगी, मूव करिएगा पवन सर की क्लास में, कोशिश करेगा। और जिनको इंग्लिश पढ़ना होगा वो भृगु सर की क्लास में जाएंगे, और जिनको जीएस का डिटेलिंग करना है वो पवन सर की क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।